शैलेश नाम के एक युवक ने बीकॉम की परीक्षा पास कर ली थी। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किलों के साथ उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी। इस उम्मीद के साथ कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर तैयार कर देंगे। तो हमारा और हमारे बच्चे का आने वाला कल सुखदाई, सुनहरा और गरिमापूर्ण हो जाएगा। ग्रेजुएट होने के बाद लड़के ने अपने लिए अपना कैरियर बनाने के उद्देश्य से नौकरी की तलाश करनी शुरू की। कई कई सरकारी दफ्तरों के उसने चक्कर काटे, लेकिन इसके बावजूद शैलेश कहीं भी नौकरी न पा सका। शैलेश ने कई तरह की छोटी मोटी परीक्षाएं भी दी, लेकिन इसके बावजूद वो सफल न हो पाया। एक दिन जब वह सिविल सर्विस के लिए परीक्षा देने को गया था, तो मां ने न जाने उसके लिए कितनी मिन्नतें मांगी और भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे बच्चे को नौकरी दिला दो। लड़के ने परीक्षा दी, परीक्षा में अंक भी अच्छे आए, पर यह जानने के कारण उसे खाली हाथ वापस लौटकर आना पड़ा, क्योंकि परीक्षा लेने वाले व्यक्ति ने अपने लिए पेपर वेट मांगा था। उसे भली भांति खबर थी कि उसके माता पिता के पास देने के लिए कोई ऐसे अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। वह नहीं चाहता था कि मां ने जिन मिन्नतों के साथ उसे नौकरी के लिए भेजा था, वह वापस वहां से खाली हाथ लौटकर जाए। उसने परीक्षा के लिए मेहनत भी पूरी की थी, लेकिन फिर भी नौकरी न पा सका। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि अब वो अपने घर वापस लौट सके। रोज बरोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए और परीक्षाएं देते हुए वो बच्चा इतना अधिक निराश हो गया, इतना अधिक व्यथित और खिन्न हो गया कि बच्चे ने आत्महत्या करने का संकल्प कर लिया। तालाब में जाकर डूब मरता हूं, यह सोचकर लड़का उसी सिविल सर्विस सेंटर से रवाना हुआ और जब सरोवर झील के किनारे पहुंचकर जैसे ही वह झील में डूबने के लिए छलांग लगाने वाला था कि तभी उसकी नजर सामने एक पहाड़ी पर गई, जहां पर एक देवी का मंदिर था। देखने लगा वह कि उस मंदिर के दर्शन के लिए अलग अलग किस्म के लोग जा रहे हैं और उन्हीं में ही एक अपाहिज व्यक्ति कि जिसके दोनों पांव कटे हुए हैं, दोनों हाथों से वह अपाहिज है, लेकिन फिर भी वो आदमी जैसे तैसे मेहनत करते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। युवक यह देखकर चौंक पड़ा, अरे ये अपाहिज आदमी क्या पहाड़ पर बने हुए मंदिर के अंदर तक पहुंच सकेगा? उसे लगा ये काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
शैलेश ने अपनी नजर न जाने क्यों वहां पर केंद्रित कर डाली, क्योंकि उसका हर कदम, उस विकलांग, उस अपाहिज बच्चे का हर कदम उसके भीतर उत्सुकता जगा रहा था। देखने लगा वो अपाहिज व्यक्ति धीरे धीरे घिसटते घिसटते आखिर आधे घंटे की मशक्कत करते हुए वो अपाहिज व्यक्ति मंदिर के अंदर तक पहुंचने में सफल रहा। शैलेश को यह देखकर जीवन के लिए नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई उमंग मिल पड़ी। उसे लगने लगा कि जब एक अपाहिज व्यक्ति बिना पांव और बिना हाथ के भी अगर लगातार अपनी ओर से मेहनत करता रहे तो वह मंदिर के शिखर तक भी पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य और मंजिल को हासिल कर सकता है। तो हे शैलेश, तू सोच कि तूने तो बीकॉम और बीएड तक कर डाला है, क्या तू अपने लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने परिवार के लिए क्या आजीविका की व्यवस्था नहीं कर सकता? और शैलेश तब वहां से लौट आता है, अपने घर पर आता है लौटकर, और आकर के वह जूस की दुकान खोलता है। अपने ही घर के बाहर उस शैलेश ने 100 रुपये मौसमी के साथ अपना व्यापार शुरू किया। आज उस शैलेश के पास 4-4 तल्ले की 3-3 बिल्डिंगें हैं और जूस की उसके पास 6 दुकानें हैं। किसी भी युवक के लिए, किसी भी इंसान के लिए अपना कैरियर बनाना जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैरियर बनाने का अर्थ यह हुआ कि इंसान जिस रूप में भी जन्म ले चुका है, अपने आप को बेहतरीन तरीके से बनाते हुए एक बेहतर इंसान बनाना। मिट्टी बनाना कुदरत का काम है, लेकिन उस मिट्टी में से दिए बनाना, इसी का नाम है कैरियर का निर्माण करना। एक पेंसिल बनाना किसी फैक्ट्री का काम हो सकता है, लेकिन उस पेंसिल को नुकीली बनाना, इसी का नाम है कैरियर को बनाना। व्यक्ति के द्वारा अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा को उजागर करते हुए अपने जीवन का व्यक्तित्व और अपने विकास के रास्ते खोलना, इसी का नाम है कैरियर का निर्माण करना। किस तरह से समाज में जीना चाहिए, किस तरह से समाज का नेतृत्व करना चाहिए और किस तरह से अपनी आजीविका के संसाधन बटोरते हुए अपने जीवन को विकास के आयाम देने चाहिए, यही है व्यक्ति का कैरियर निर्माण करना। मिट्टी बनाना कुदरत का काम, लेकिन मिट्टी में से मंगल कलश बनाना, यह है इंसान की जिंदगी की सफलता की कहानी। मानता हूं कि जिस गंदगी को लोग गंदगी मानते होंगे, लेकिन यदि उसी गंदगी को ठीक से प्रयोग करने की कला आ जाए तो दुनिया की कोई भी गंदगी गंदगी नहीं रहती। वही गंदगी खाद बन करके किसी भी फूलों के लिए खुशबू का कारण बन सकती है। डीओजी डॉग होता है, डीओजी डॉग होता है, पर अगर उसे बदलने की कला सीख जाए इंसान तो दुनिया में कोई भी डॉग डॉग नहीं रहता। डीओजी डॉग को अगर उलट दिया जाए तो बन जाता है जीओडी गॉड। डॉग को गॉड में बदलना, यही इंसान की सफलता की और कामयाबी की निशानी हुआ करती है। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जिस तरह से संसार में बेरोजगारी फैल रही है, लोग भले ही इसके लिए सरकार या प्रशासन को दोष क्यों न देते रहे, पर मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए दोषी सरकार नहीं, प्रशासन नहीं, वरन इसके लिए आदमी को कैरियर बनाने का सही तरीका न आना ही मुख्य कारण है। आदमी जिंदगी में
अगर कहीं पर परीक्षा देने के लिए जाता है और सफल न हो पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आदमी अपने आप में निराश, हताश या उदास हो जाए। मोरारजी देसाई से जब उनके जीवन के प्रारंभिक कालों में कि जब वे सर्विस के लिए परीक्षा देने को गए थे तो उनके परीक्षकों ने उनसे पूछा था कि मोरारजी देसाई, अगर तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो क्या करोगे? तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि अगर मैं अनुत्तीर्ण हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं असफल हो गया। अरे जब तक इंसान जिंदा रहेगा उसके विकास के और 99 द्वार खुलते रहेंगे। और तब मोरारजी देसाई अगर उसी वक्त निराश हो जाते तो देश के प्रधानमंत्री न बन पाते। शायद देश के ईमानदार प्रधानमंत्रियों में मोरारजी देसाई का नाम आदर के साथ लिया जाता है। जिंदगी में हारना कोई गुनाह नहीं है, परीक्षा में फेल हो जाना कोई अपराध नहीं है, जीवन में विफलताओं का सामना करना कोई दोष नहीं है। संसार का बड़े से बड़ा आदमी भी अपनी जिंदगी में 100 असफलताओं का सामना कर चुका होता है। आखिर किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति कितना भी महान क्यों न हो, पर बचपन में तो वह हर कुलपति तुतलाकर ही बोला करता था। बाबा आमटे की मां बाबा आमटे को देने के लिए एक जापानी गुड़िया लेकर आए और अपने बच्चे से कहा कि बाबा आमटे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा खिलौना लेकर आई हूं। जापानी गुड़िया, बाबा आमटे उस गुड़िया को देखकर चकित हुए कि इसमें क्या खासियत। गुड़िया को जैसे ही जमीन पर छोड़ा गया गुड़िया चलने लगी और चलते चलते अचानक वो गिर पड़ती। बाबा आमटे ये देखकर चमत्कृत हुए कि जैसे ही वो गुड़िया गुड़कती कि वापस छलांग लगा करके खड़ी हो जाती और फिर चलने लगती। बाबा आमटे इस खेल को 10 मिनट तक देखते रहे। बाबा आमटे की मां ने कहा कि बेटा, क्या तुम समझे इस गुड़िया को देखकर? बोले कि नहीं मां, मैं नहीं समझ पाया। मां ने कहा, बेटा, ये गुड़िया हम लोगों को समझाना चाहती है कि जिंदगी में हर आदमी कभी न कभी गुड़कता जरूर है। जिंदगी में हर आदमी एक न एक दफा गुड़कता जरूर है, लेकिन आदमी का गुड़कना दोष नहीं है, आदमी का वापस न उठना यही आदमी का दोष हुआ करता है। हारना, लेकिन हार न मानना, इसी का नाम है जिंदगी। हार जाओ पर हार मत मानो। अगर विश्वनाथन आनंद अपने आप में शतरंज का खेल खेलता है तो याद रखो, शतरंज के खेल में कभी बाजी जीती जाती है और कभी बाजी आदमी हार जाया करता है। एक बाजी अगर आदमी हार गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब आगे की चाल ही बंद हो गई। घोड़ा मर जाए कि ऊंट मर जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि राजा भी मर गया। जीवन तो शतरंज का खेल है। कैरियर बनाना अपने आप में शतरंज और चौपट का खेल होता है कि जहां पर आदमी एक चाल हारता है, दूसरी चाल हारता है, तीसरी चाल हारता है, मगर वही हारने वाला व्यक्ति अगर अपने भीतर धीरज रखे, अपने भीतर अपनी मानसिकता को पॉजिटिव रखे और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को अपने भीतर बरकरार रखे तो 4 चालें हार जाने वाला व्यक्ति शतरंज की आखिरी चाल में जीत जाया करता है। कैरियर बनाने के लिए भी हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना होगा और अपने कैरियर को बनाने के लिए ही आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा। इसलिए ध्यान केंद्रित करूंगा क्योंकि जिस आदमी के द्वारा अपने जीवन में जितनी अच्छाइयां आरोपित की जाएंगी उसका कैरियर उतना ही बेहतर बनेगा। याद रखो, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती।
खाली बोरी को कभी खड़ा नहीं किया जा सकता। बोरी को अगर खड़ा करना है तो आदमी को उसमें कुछ न कुछ भरना होगा। स से स तक 7 सुर, स से स तक 7 सुर, 7 सुरों में राग। स से स तक 7 सुर और 7 सुरों में राग, उतना ही संगीत है कि जितनी तुझ में आग। जिस आदमी में जितनी आग होगी उस व्यक्ति के द्वारा उतना ही संगीत पैदा हो पाएगा। जिस आदमी के भीतर अपने जीवन की गाड़ी को जीतने का, चलाने का, आगे बढ़ाने का जितना हौसला, जितनी हिम्मत और जितना जज्बा होगा, आदमी अपने जीवन में उतना ही विकास कर पाएगा। अगर तुम्हारी नौकरी न लगी, इसके दोषी तुम। अगर तुम विकास न कर पाए तो इसके दोषी तुम, क्योंकि तुम मेहनत से जी चुराते रहे, क्योंकि तुम अपने कैरियर के प्रति कभी गंभीर हुए ही नहीं। एक लड़का अगर फेल होता है तो इसका दोषी मास्टर नहीं होता, इसका दोषी स्वयं छात्र होता है। गुरु, अध्यापक, शिक्षक तो अपने सारे विद्यार्थियों को एक भाव से पढ़ाया करते हैं, पर जो छात्र आगे बढ़ता है वो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान में कभी संतोष नहीं करता, उसे और आगे से आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया करता है। जो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान में संतोष कर बैठता है, ऐसे लोग जरासंध बना करते हैं, पर जो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान में संतोष न करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे लोग ही अपने जीवन में अर्जुन बना करते हैं। विकास करने वाले लोग अगर द्रोणाचार्य के पास छात्र पढ़ते हैं, दुर्योधन भी पढ़ता है, युधिष्ठिर भी पढ़ता है, दुशासन भी पढ़ता है और अर्जुन भी पढ़ता है, फिर क्या कारण एक आदमी अर्जुन बनता है और एक आदमी दुशासन? कारण साफ है कि दुशासन, दुर्योधन, जरासंध ये सब वे प्रतीक हैं जो कि गुरु ने जितना सिखा दिया उसमें राजी हो गए। पर अर्जुन जैसे लोग, एकलव्य जैसे लोग, कि अगर द्रोण साक्षात मिल जाए तो उसका उपयोग करो, और अगर द्रोण न भी मिले तो द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बना करके भी अपने जीवन में विकास के रास्ते खोलो। ऐसे लोग ही अपने जीवन में अपना विकास कर पाते हैं। कैरियर और कामयाबी ये दोनों कोई अलग अलग पहलू नहीं हैं। कैरियर का परिणाम ही कामयाबी है और कामयाबी की नींव का नाम ही कैरियर है। विकास हर किसी छात्र को करना होगा, विकास हर किसी व्यक्ति को करना होगा। अगर कोई महिला शादी करने से पहले अगर उसने बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम किया और शादी करने के बाद केवल वो रोटी और पापड़ ही बेलती रहती हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अपने जीवन में अपनी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं किया। एक महिला शादी के बाद दिमागी तौर पर आलसी हो जाया करती है, क्योंकि वो अपने दिमाग का उपयोग केवल पापड़ बेलने में और रोटी सेकने में किया करती है। अब वे जमाने चले गए कि केवल पुरुष कमाएंगे, समृद्धि होनी चाहिए, ये देश गरीब नहीं रहना चाहिए। धर्म कभी ऐसा अपरिग्रह का सिद्धांत नहीं देता जो कि इंसान को गरीब होने की प्रेरणा दे। अपरिग्रह का अर्थ तब सार्थक होता है जब आदमी समृद्ध होने के बाद उसका त्याग करता है। देश के लिए गरीबी अभिशाप है, समाज के लिए गरीबी अभिशाप है, परिवार के लिए, घर के लिए, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए गरीबी अभिशाप है। सब पुरुषों को आगे आना चाहिए, सब महिलाओं को आगे आना चाहिए और इस तरह से अपने घर के खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आदमी के सामने अगर चुनौती मिलती है, अगर एक अमीर बाप का बेटा अमीर कहलाता है, कोई खास बात नहीं। एक गरीब घर में पैदा होकर के भी कोई लड़का, कोई युवक अगर अमीर बनता है तो ये हुई उसकी जिंदा दिली। आप अगर
एक अमीर बाप के बेटे हैं, इसमें आपकी कोई खासियत नहीं है। पर अगर आप गरीब घर में पैदा होकर के भी अगर अमीर आदमी बनते हैं तो यह कहलाएगा आपका पुरुषार्थ। आपके हाथ में जीवन की रेखा होती है, आपके हाथ में भाग्य की रेखा होती है, हृदय और मस्तिष्क की रेखा होती है, पर पुरुषार्थ की रेखा नहीं हुआ करती। पुरुषार्थ इंसान खुद किया करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन गरीब घर में पैदा हुए थे। इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गरीब घर में पैदा हुए थे। इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम गरीब घर में पैदा हुए और अपनी पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए इमली के बीजों को इकट्ठा कर करके एक आने पाव में पसेरी की दुकान में बेचा करते और उससे फिर जो पैसा आता उससे अपनी पाठ्य पुस्तकें ला करके पढ़ाई किया करते थे। यही तो हुआ आदमी का पुरुषार्थ, यही हुआ आदमी का कैरियर, कि जो बच्चा कभी कौवे अर्थात इमली के बीज बेचकर उनको इकट्ठा करके बेचा करता, उससे अपनी किताबें व्यवस्था करता और फिर अपनी पढ़ाई करता और अपना कैरियर बनाते 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 इस स्थिति पर आ चुका है कि आज वो हम सब लोगों के लिए आदर्श बन चुका है। मैं इसे कहता हूं कैरियर। मैं परिचित हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपना कैरियर बनाया है। मैं परिचित हूं एक ऐसे बच्चे से जिस बच्चे का नाम है पंकज। और मुझे भली भांति पता है कि जब उस बच्चे की मां मर गई थी तो वो बच्चा जिस शहर में रहता था वो शहर छोड़कर चला आया। घर से जब निकला था तो एक पैसा साथ में लेकर नहीं आया और उस बच्चे ने पैंट और शर्ट में लगने वाले बटन का काम शुरू किया। जो बटन केवल 50 रुपये पैकेट के वो लाता था, बाजार से ऑर्डर लेकर आता और जिसको जिस रंग के बटन चाहिए होते वो बच्चा इसी जोधपुर शहर के रंगेरों के दुकान से जाकर रंग लाया करता, 1-1 रुपये की पुड़िकाएं, और जिस रंग के बटन के ऑर्डर आते उन्हें रंगों में भिगोता और अगले दिन ऑर्डर पूरा किया करता। जिस बच्चे ने केवल 50 रुपये के बटन के साथ अपनी जीवनचर्या, अपने कैरियर की शुरुआत की थी, आज उस बच्चे के पास करोड़ों की संपत्ति है। मैं परिचित हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो बच्चा मेरे पास आया करता, उसके पिताजी गुजर गए, उसकी मां बहुत ज्यादा गरीब छात्र, लेकिन कभी भी उसने घुटने टेकना पसंद न किया। उस बच्चे ने कम से कम 50 तरह की परीक्षाएं दी होंगी। वो बच्चा जब मेरे पास आता था तो मैंने उसे कई दफा प्रेरित किया था कि वह हमारी ओर से स्कॉलरशिप ले ले, लेकिन वो बच्चा बड़ा स्वाभिमानी था। उसने एक पैसा भी लेना अपने लिए मुनासिब नहीं समझा। वो बच्चा हमारे यहां आता और हमसे कहता, साहब कोई काम हो तो दे दीजिए। पढ़ा लिखा लड़का था, हम उस लड़के को अपने प्रवचनों के कैसेट दे दिया करते कि बेटा ले रजिस्टर और कैसेट उन्हें उतारना शुरू कर दे। उस बच्चे ने कैसेट लिख लिख करके कम से कम मेरे 150 से 200 प्रवचन लिखे होंगे, मगर उसने कभी भी एक पैसा धर्मादे का लेना अपने लिए बर्दाश्त न किया। 1500 रुपया महीना हमसे वो लेकर के जाया करता। और जब दीपावली के 2 दिन पहले मैंने उसके फटे हुए कपड़े देखे तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पास अगर कपड़े न हो तो हमसे ले जाओ, मैं आपको पैंट शर्ट के कपड़े दिला देता हूं। उस स्वाभिमानी लड़के ने कहा, नहीं सर। मैंने कहा, बेटा ये अच्छा नहीं लगता दीपावली के दिनों में। उसने कहा, ठीक है साहब, आपको अगर इतना अच्छा नहीं लगता है तो मैं जाता हूं और सिलवा देता हूं। मैंने कहा, बेटा आप हमारे यहां से 1500 रुपया महीना ले जाते हैं तो फिर उसके कपड़े क्यों नहीं सिलवाते?
बच्चे ने कहा, साहब मैं आपके यहां नौकरी करता हूं अपने लिए नहीं, मैं या तो अपने कैरियर को बनाने के लिए आपके यहां नौकरी कर रहा हूं या फिर अपनी बूढ़ी मां की सेवा के लिए मैं आपके यहां नौकरी कर रहा हूं। मैंने आज तक आपके यहां 3 साल तक नौकरी की है। उन 3 साल में मेरे पेट में उसमें से 1 पैसा जाना हराम बराबर है। मैं जब भी अपने गांव जाता हूं तो अपनी मां के लिए चाय पत्ती, चीनी और सामान लेकर जाया करता हूं, और मेरे पास जो पैसे बचते हैं मैं उन पैसों से अपनी परीक्षाएं दिया करता हूं, फॉर्म भरवाता हूं, पाठ्य पुस्तकें खरीद कर लाता हूं, और उससे मैं अपने कैरियर को बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। उस बच्चे के स्वाभिमान को देखकर मैं उसका अभिनंदन करता हूं। उस बच्चे का नाम है सोहन शर्मा। और आखिर उस बच्चे की कैरियर की यह स्थिति बनी। मैं मानता हूं उस बच्चे को जितना अच्छा हिंदी का नॉलेज होगा, बड़े बड़े अखबार के एडिटरों को भी इतना नॉलेज ना होगा जितना उस बच्चे को नॉलेज है। शायद मेरे जीवन में मेरी ठोकर खाने वाला अगर कोई पहला शख्स रहा है तो बच्चा रहा है। कैरियर बनाया, गवर्नमेंट नौकरी भी लगी, पत्नी भी आ गई, पत्नी की भी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। अगर आदमी अपनी ओर से लगातार 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 अगर लगा हुआ रहे तो दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आदमी को बनने से रोक सके। कैरियर बनाने के लिए पहला तरीका ही यही होगा कि हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने आप में बेहतर शिक्षा प्राप्त करे। या हमारे जमाने में ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर किसी भी बच्चे ने बेहतर शिक्षा अर्जित की है, बेहतरीन अपने आप में विकास किया है, आज अगर कोई लड़का कैट की परीक्षा देता है, MBA पास होता है, उस लड़के को अपने लिए नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती, वरन बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के खुद ही उनका अपॉइंटमेंट ले लिया करती है। क्या कभी 50 सालों में, पूरे देश की आजादी के इन दौरानों में, क्या किसी इंसान ने कभी सोचा था कि नौकरी पाने के लिए कंपनियां हमारी गरज करने आएगी? एक अच्छी प्रतिभा अगर तैयार है इस देश में, तो इस देश में उन प्रतिभाओं का उपयोग करने वाले लोग भी हैं। केवल अगर सरकार के भरोसे रह गए तो याद रखिएगा, भारत देश जहां पर सरकार को अपने सरकार का संचालन करना नहीं आता, जिस देश में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता, इस देश में केवल आरक्षण के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जहर घोल करके और प्रतिभाओं को कुचल दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक मीणा जाति का बने। मैं चाहता हूं इस देश का प्रधानमंत्री एक हरिजन बने, लेकिन वो केवल जाति के आधार पर नहीं, वरन अपनी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर बने। प्रतिभा के आधार पर अगर विकास होगा तो देश का कल्याण होगा, और अगर केवल जाति के नाम पर तुम ला करके किसी को खड़ा कर दोगे तो जो आदमी मैट्रिक पास नहीं है वो आदमी किसी IAS ऑफिसर को आकर के अपना उपदेश झाड़ रहा है, उसको अपने ऑर्डर दे रहा है। इस देश की चुनाव नीति में यह व्यवस्था हो जानी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है वो व्यक्ति विधायक और MP नहीं बन सकता। जब तक इस देश के द्वारा अशिक्षा को बाहर नहीं निकाला जाएगा, देश का कभी भी विकास न हो पाएगा। अगर आप गौरव करते हैं कल्पना चावला पर, अगर आप गौरव करते हैं किरण बेदी पर, अगर आप गौरव करते हैं प्रभु चावला पर, तो ये उनकी शिक्षा का स्तर रहा है। अगर अंतरिक्ष पर महिला पहुंची है, भारतीय महिला पहुंची है, तो इसके पीछे कारण उनकी शिक्षा है। नेता लोग तो जहर घोलते हैं। इस देश का जितना भला नेताओं ने किया है उससे 10 गुना ज्यादा बुरा नेताओं ने किया है। नेताओं को आपसे मतलब नहीं, नेताओं को केवल ऐसी बस्ती जहां पर अगर कब्जा किया जाता है, पर अगर 2000 वोट वहां पर संगठित है तो उनकी बात सुनी जाएगी। और याद रखना, अगर आप भी संगठित नहीं होंगे तो आप भी नकार दिए जाओगे। जातिवाद के आधार पर मुझे एक SP मिले थे मीणा जाति के, हमारे बहुत करीब हैं, बहुत चहेते व्यक्ति हैं।
हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। जब भी वो हमारे पास से गुजरते हैं, उस शहर से आते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम उस शहर में हैं, हमसे मिले बगैर वो उस शहर को नहीं छोड़ते। जाति की मीणा है, अच्छे कवि हैं। उन्होंने मुझे अपने जीवन की दास्तान सुनाई और कहा, साहब मुझे एक बात का संतोष है और एक बात की पीड़ा है। वो कहते मुझे जीवन भर एक बात की पीड़ा रही है और जीवन भर एक बात का संतोष रहा है। मैंने पूछा क्या बात है? कहने लगे, साहब संतोष तो इस बात का है कि मैं जाति का मीणा हूं, और दुख इस बात का है कि हम दो जिगरी दोस्त थे। मेरे दोस्त के 80% मार्क्स आए थे और मेरे केवल 40% मार्क्स आए थे। मुझे पीड़ा इस बात की रही कि मैं 40% मार्क्स लाने के बावजूद पुलिस में मुझे भर्ती मिल गई, पर मेरा दोस्त 80% मार्क्स लाने के बावजूद उसे नौकरी न मिल पाई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? जाति। जब तक इस देश में प्रतिभाओं का सम्मान न होगा, विदेशों में लोग हमारे देश की प्रतिभाओं को ले जाते रहेंगे पैसे के प्रलोभन के आधार पर, और हम अपने देशवासी अपने प्रतिभाओं का उपयोग न कर पाएंगे। अगर जातिवाद को कम न किया गया और प्रतिभाओं का अगर उपयोग करने का प्रयोग न शुरू किया गया, तो आने वाले 10 साल के बाद देश कंगाल हो चुका होगा। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाओ। आज अगर हिंदुस्तान में यह नारा चला हुआ है, हम दो हमारे दो, तो इस सिद्धांत ने हमारे भारतीय समाज को, हमारे भारतीय लोगों के जीवन स्तर को उसने जरूर ऊपर उठाया है। प्रतिभा का उपयोग कीजिए। अगर पहले भी दीवान होते, मंत्री होते, किस कारण? प्रतिभाओं के कारण। मैंने सुना है पास में ही नगर है नागौर, उसका इतिहास बताता है कि उनके यहां अलग अलग जाति के लोग काम करते थे। उनमें से एक महानुभाव थे जोधपुर के सिंघी जी, दीवान थे। उनके यहां पर एक और नायब जी काम करते थे। एक जाति विशेष के लोग एकत्रित होकर के राजा पर इस बात का दबाव डालने लगे कि महाराज आप हमारे नायब जी को दीवान बनाएं। जब दबाव जरूरत से ज्यादा पड़ने लगा तो नागौर के नरेश बखत सिंह जी, उन्होंने नायब जी और सिंघी जी दोनों को अपने पास बुलाया और अपने पास में रखी हुई सोने की 2 डिबिया दी और कहा कि ले जाओ। एक से कहा कि तुम यहां से जयपुर नरेश के पास जाओ और दूसरे से कहा कि तुम यहां से उदयपुर नरेश के पास जाओ और जाकर कहो कि महाराज ने, नागौर के नरेश ने आपके लिए उपहार भेजा है। नायब जी लेकर पहुंचे जयपुर सोने की डिबिया लेकर और ले जाकर अनुरोध किया, महाराज ये आपके लिए हमारे नागौर नरेश ने उपहार भेजा है। जयपुर नरेश ने जैसे ही डिबिया को खोला तो चौंक पड़े, क्योंकि उस सोने की डिबिया में राख भरी हुई थी। जयपुर नरेश को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उस सोने की डिबिया को उस नायब जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा कि ये तुम्हारे नरेश ने हमारी तौहीन की है। धक्के देकर नायब जी को वहां से बाहर निकाल दिया गया और वही सिंघी जी जब उदयपुर महाराणा के पास पहुंचे, उनकी डिबिया भी खुली, उसमें भी राख थी। उदयपुर महाराणा गुस्से से लाल पीले हो गए और कहा, तुम्हारे महाराज ने हमारे लिए राख भेजी। सिंघी जी ने तत्काल हालात को संभालते हुए कहा, महाराज ये राख नहीं है, इसे आप राख मत कहिए, राख कहने से इसकी बेइज्जत होती है। अरे ये तो हमारे महाराज ने आपके लिए सौगात भेजी है, ये राख नहीं, ये माता हिंगलाज जी की रक्षा है। ये राख नहीं, ये माता हिंगलाज जी की देवी की रक्षा है। और इसका ये चमत्कार है कि जो भी व्यक्ति इस रक्षा को पानी में घोल कर पी लेगा, उस नेह संतान के भी संतान हो जाएगी।
बताते हैं उदयपुर महाराणा के संतान नहीं थी। उन्होंने उसी राख को पानी में घोला और माता हिंगलाज जी की कृपा समझते हुए उसे पी गए और सिंघी जी को पूरे 10,000 सोनइये उपहार के लिए दिए और नागौर नरेश ने इतनी बेशकीमती चीज उनके लिए भेजी तो 50,000 सोनइये नागौर नरेश के लिए भी भेजे गए। और जब दोनों लौट कर आए तो निर्णय तो आप खुद ही कर चुके हैं कि कौन आदमी दीवान रहने के काबिल है और कौन नहीं है। बेहतर शिक्षा आदमी के जीवन के स्तर को ऊपर उठाया करती है। इसलिए बच्चों, हे युवकों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जीवन में सदा बेहतर शिक्षा पाने के लिए सदा सजग रहे। कोई भी बच्चा ये न सोचे कि 10वीं में पढ़कर छोड़ दूंगा, बीकॉम पढ़कर छोड़ दूंगा, शादी हो जाए तब भी पढ़ाई करो। अगर एक पिता अपनी पुत्री को सच्चा दहेज देना चाहता है तो मैं कहूंगा आप उसे सोने की चूड़ियां मत दीजिए, आप उसे MA LLB पढ़ा करके उसकी शादी कीजिए, ताकि अगर कोई वहां पर उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाए तो भी उसे पीहर नाक रगड़ते हुए आना न पड़े कि पापा मुझे रोटियां डालो। व्यक्ति अपने पांव के बलबूते खड़ा हो सके, अपने आत्मनिर्भर हो सके, यही तो आदमी का कैरियर है। एक पिता अपनी बच्ची को कैरियर बना करके उसकी शादी करे। और महिलाओं, बहनों, भाइयों, जब तक आपका कैरियर ढंग से न बन जाए तब तक शादी करने की सोचो भी मत। शादी करने के बाद वही रोज पापड़ बेलने हैं और वही घर से घाट और घाट से घर के बीच जिंदगी पूरी करनी है। कैरियर बनाओ, पहले अपना कैरियर बनाओ। और कैरियर बनाने के लिए जो दूसरी ABCD आप लोगों को सिखाना चाहूंगा वो ये कि अपने जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करो। मेहनत से जी मत चुराओ। मेहनत करना ही कैरियर को बनाने की सबसे बड़ी कीमत चुकानी है। और जो आदमी मेहनत करना नहीं जानता, मेहनत की कीमत चुकाना नहीं जानता, उस आदमी को 2nd क्लास और 3rd क्लास की जिंदगी जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान ने हमें आलस्य की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं किया है। आलस्य हमारे लिए दुश्मन है। भगवान ने हमें आलस्य की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं किया। आए हो तो कुछ करो, और करो तो काम ऐसा करो जो काम आपको कुछ बनाए। कोई भी काम करो तो इस तरह काम करो कि वो काम आपको बना दे, कुछ बनाए आपका काम आपको। कोई भी काम को कभी छोटा मत समझो। किसी के यहां जाकर के 100 बार नाक रगड़ने की बजाय आज हालत क्या हुई है पता है देश की? कि सरकार अगर अखबार में छापती है निविदाएं कि 100 रिक्त स्थान है नौकरी के लिए तो 50,000 लोग पहुंच जाते हैं। और 50,000 लोग पहुंचकर फिर तूफान खड़ा करते हैं। कभी कभी देखता हूं, अभी अभी अखबार में कुछ दिन पहले आया कि मिलिट्री में कुछ लोगों की भर्ती होगी, पुलिस में भर्ती होगी, और ट्रेन भर भर करके लोग आ रहे हैं। और जब उनको नौकरी न मिली तो वापस जाते समय बीच के गांव और स्टेशनों में लूटपाट करते हैं, रसगुल्लों के ठेले लूट जाते हैं, कांच पांच तोड़ देते हैं। हालत ये हो जाती है, सोचते हैं ये जो देश के लोग, देश के युवक जहां पर इस कदर का व्यवहार करते हैं वो मिलिट्री और पुलिस में जाकर लूट खसोट न करेंगे तो और क्या करेंगे? ऐसे लोग हमारे देश का क्या निर्माण कर लेंगे? जरा सोचो, ऐसे लोग करेंगे क्या इस देश के लिए? काम कोई छोटा नहीं होता। इस तरह से धक्के खाने की बजाय छोटे छोटे काम शुरू कीजिए। नौकरी करना इससे तो बेहतर है घास खोद कर खाना। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो कहूंगा कि आप पार्ट टाइम जरूर कीजिए। आदमी नौकरी कर करके केवल महीने का गुजारा तो जरूर चला सकता है, लेकिन व्यापार करके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों व्यक्ति अपने घर को ऊंचाइयां दे सकता है। इसलिए पार्ट टाइम करो, छोटे छोटे काम करना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है आप 10वीं पढ़ चुके हैं, आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, आप अपने मोहल्ले में रहने वाले पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाइए और उनसे केवल 100 रुपया, 50 रुपया महीना लीजिए। आप देखेंगे कि आप केवल 15 और 10 या 5 बच्चों को पढ़ा करके आपने 300 रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया है।
एक 10वीं क्लास का बच्चा अगर 300 रुपया महीना कमा करके ले आता है, छोटे दूसरे बच्चों को पढ़ाकर, मानकर चलना वो बच्चा बड़ा होकर के अपना बेहतर कैरियर बनाएगा। मांगो मत, किसी से भी मांगने मत जाओ, चोरी मत करो, किसी भी तरह की चोरी मत करो। मांग कर खाने की बजाय तो चोरी करना अच्छा है, पर चोरी करने की बजाय मेहनत करके खाना ज्यादा अच्छा है। मांग के न खाया जाए, मांग के खाना दोष है। हिंदुस्तान में अगर भिखारी भीख मांग रहे हैं तो उन्होंने इसे अपना व्यापार बना लिया है। किसी के सामने जाकर अपन यूं हाथ फैलाएं कि साहब कुछ दीजिए, इससे तो मरना अच्छा है। छोटे छोटे काम शुरू कर दो भाई। अगर आपके घर में कमजोरी है तो ये शर्म हटा दो कि लोग क्या समझेंगे। लोग पैसा पूछते हैं, याद रखिएगा, लोग न ज्ञान पूछते हैं, न चरित्र पूछते हैं, न गुणों की पूजा करते हैं। ये समाज की आदत है, यहां पर केवल पैसे की पूजा होती है। यहां अगर पैसा खर्च करने वाला है वो व्यक्ति आदरणीय है, मंच पर चढ़ेगा, फूल मालाएं पहनेगा। इसलिए हर आदमी पैसा कमाए, त्याग भी कीजिए, दान भी कीजिए, सहयोग भी कीजिए, पर छोटा छोटा ही सही व्यापार कीजिए। पापड़ बेलने का धंधा कर लीजिए, बढ़िया मसाला बनाने का धंधा कर लीजिए, जूस खोलने की दुकान खोल लीजिए। आपके पास दुकान नहीं है तो क्या हुआ, जहां आप रहते हैं उस घर के बाहर ही एक टोकरी मौसमी लेकर बैठ जाइए और एक संचा जूस निकालने का लेकर के बैठ जाइए। केवल 1000 रुपये में आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। अगर किसी आदमी के पास 1000 रुपये भी न हो अपना धंधा करने के लिए, मैं चाहूंगा वो व्यक्ति मेरा सहयोग ले और वो 1000 रुपये की व्यवस्था मैं करके देता हूं और आप जूस की दुकान खोलिए। पर मांगना छोड़ दीजिए, मांगना छोड़ दीजिए। अगर किसी आदमी को लगता है उसके पास 1000 रुपये की भी ताकत नहीं है, मैं उसके लिए प्रबंध करवाता हूं। बहुत ऐसे स्नेही लोग हैं कि जिनके सहयोग के द्वारा आप लोगों को पांव पर खड़ा किया जा सकता है। समाज में रोज रोज 500 रुपये का आटा देने की बजाय आप समाज के भाई को 5000 रुपया एक साथ दीजिए ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। अगर 500 रुपये का आटा देंगे हर महीने तो आपको जिंदगी भर देते रहना पड़ेगा, पर अगर आप एक साथ उसके लिए 10,000 खर्चा कर देंगे, उसको सिलाई की मशीन दिला देंगे, उसके आजीविका लघु उद्योग कुटीर की कोई व्यवस्था करवा देंगे, वो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा कि साहब ये थे जिनके कारण हमारे बच्चे आज अपने पांव पर खड़े हुए। एक साथ दीजिए, एक साथ अपनी ओर से आप सहयोग कीजिए और आप देखेंगे कि आप समाज को आगे बढ़ाने में सफल हुए। आदमी अगर अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी को गोद ले ले। अगर आपके विद्यालय में लगता है कोई छात्र पैसे वाला है और कोई छात्र गरीब है, तो अमीर छात्र एक गरीब छात्र को गोद ले ले, उसे अपना मित्र बना ले और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था खुद करे। इस तरह से हम एक दूसरे के लिए सहयोग करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसके व्यक्तित्व को बनाने में, उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में, उसे आत्मनिर्भर होने में हम लोग मदद कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, मैंने कहा कड़ी मेहनत करो, किसी भी काम को छोटा मत समझो। झाड़ू लगाना भी कोई गुनाह नहीं होता, झाड़ू लगाना भी कोई गलत काम नहीं होता। मैं भी झाड़ू लगा लिया करता हूं, मैं भी झाड़ू लगा लिया करता हूं। और झाड़ू भी लगाओ तो इस कदर लगाओ जैसे कि कोई शेक्सपियर अपने लिए उपन्यास लिख रहा हो। झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ तो भी इस कदर लगाओ जैसे कि कोई रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि का निर्माण कर रहे हो। झाड़ू और पोंछा लगाओ तो भी इस कदर लगाओ जैसे कि कोई नदीम श्रवण संगीत का एल्बम बना रहा हो। अपने काम को इतना परफेक्ट बनाओ, कोई काम मत करो, कोई गुनाह नहीं, लेकिन जो काम करो अपने आप में पूर्णता दो से। और जो काम करते हो, जो व्यापार करते हो, हमेशा उसे सुधारते रहने के लिए प्रयत्न करते रहो। जो भी आप काम करते हैं सुधारो, लकीर के फकीर मत बनो। हिंदुस्तान में जब कोई कंपनी नई नई आती है ना तो बहुत अच्छा उत्पादन करती है, और जब लगता है कि अब माल निकल पड़ा, चल पड़ा, तो अपनी क्वालिटी को घटिया कर लेते हैं। विदेशों की फर्में, कंपनियां ज्यादा क्यों चलती है? क्योंकि वे रोज बरोज
उनके यहां पर 4 इंजीनियर केवल इसीलिए लगे हुए रहते हैं कि आज जो क्वालिटी हुई वो कल और कैसे बेहतर बनाई जा सके। अगर आप अपने उत्पादन को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे, महिलाएं रोज रोटियां बेलती हैं, बना बनू के पटक देती हैं, अपने फुलके को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ध्यान रखो। सब्जी को और कैसे स्वादिष्ट की जा सकती है, यह पाक कला, ध्यान रखो। अपनी पढ़ाई को और कैसे एक्सपर्ट किया जा सकता है, ध्यान दो। अपनी कमाई को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दो। अगर आप सामायिक करते हैं तो देखो, क्या मैं अपनी सामायिक में और कोई सुधार कर सकती हूं, या केवल लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चल रहा है डर रहा वही हम चला रहे हैं। हमेशा सुधारने का प्रयत्न होना चाहिए। मैं अगर आप लोगों को संबोधित करता हूं तो यूं नहीं कि आया और बैठ गया, अपनी हर दिन की वाणी को पेंसिल की तरह तीखी करने का प्रयत्न करता हूं। आदमी को हमेशा अपने आप को और कैसे उसमें डेवलपमेंट किया जा सके, जब तक जियो तब तक इस बात का विवेक रखो। सुधारो, यंत्रवत मशीन की तरह मत चलो। मैं चल रहा था कुछ लोगों के साथ और वे मुझे जीवन में अपना कैरियर बनाने के लिए कुछ राज पूछना चाहते थे। मैंने कहा आओ मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं। और मैं उन्हें लेके गया संबोधि धाम में बन रहे मंदिर के पास। वहां कारीगर लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा आइए मेरे पास, मेरे साथ चलिए। लोग मेरे साथ आए। मैंने एक मजदूर, एक कारीगर से पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा साहब क्या करें, भाग में लिखा है पत्थर फोड़ने सो फोड़ रहे हैं। 4 कदम और आगे बढ़ाया, एक और कारीगर काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि बोलो भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा बस साहब रोज रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, आते हैं और पत्थर में घड़ाई करके और चले जाते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और कारीगर काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा साहब एक मंदिर बना रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि धंधा तो रोज करते हैं, पर आज मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला। अरे इसी बहाने से ही 4 बूंदे प्रभु के काम तो आ जाएंगे। इसी बहाने से ही 4 बूंदे तो प्रभु के काम आ जाएगी। मैंने लोगों से कहा क्या आप समझे इसका राज क्या है? 3 व्यक्ति, तीनों के अलग अलग जवाब। एक कहता है पत्थर फोड़ रहा हूं, यानी पत्थर फोड़ना उसकी मजबूरी है, पत्थर फोड़ना उसकी विवशता है। दूसरा आदमी कहता है बस साहब रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, रोज आते हैं और चले जाते हैं, वो मशीन की तरह काम कर रहा है। और तीसरा आदमी कहता है साहब मेरा सौभाग्य है कि मेरे पसीने की 4 बूंदें यहां काम आ रही है। वो समर्पण से काम कर रहा है, वो समर्पण से काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है। और जीवन में कैरियर उन्हीं का बना करता है जो कि मन लगा करके काम किया करते हैं। मन से अगर पढ़ाई करो, मन से अगर काम करो तो वही काम कामयाबी का द्वार बन जाता है। और बेमन से किया गया काम ही असफलता और विफलता का आधार हुआ करता है। कैरियर बनाने के लिए, जीवन में विकास करने के लिए बेहतर होगा आदमी कड़ी से कड़ी मेहनत करे, निरंतर अभ्यास करे, लगातार। यूं नहीं कि साल में एक दफा अपन अभ्यास करेंगे महीने भर के लिए, लगातार जो व्यक्ति अभ्यास करता रहेगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक लड़का मेरिट लिस्ट में अपना नंबर लाता है और दूसरा आदमी सबसे पीछे पड़ा हुआ उबासियां ठोकता रहता है। क्या कारण? पढ़ा है, ठीक है पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्या पढ़ा है यार, बाप कमाता ही है, खेत पड़े हैं, चल जाएगी जिंदगी। ऐसे मरियल लोग अभिशाप होते हैं। वे कुछ कर नहीं पाते, बन नहीं पाते, वे गधों की तरह पैदा होते हैं, गधा खाटनी करते हैं और मर जाया करते हैं। कैरियर उन लोगों का बना करता है जो साल भर लगातार अपने आप में पढ़ाई करते हैं, लगातार अपने आप में अभ्यास किया करते हैं, लगातार अपने आप में प्रयत्न किया करते हैं। निरंतर अभ्यास। कछुआ बाजी जीतता है और खरगोश हार जाया करता है। जो पहले से ही मान लेता है अरे यार अपन तो विकसित ही हैं, अमीर बाप के बेटे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो खरगोश की तरह हार जाएगा। पर जो व्यक्ति निरंतर 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 अगर अपनी ओर से प्रयत्न करता रहेगा, तो आप लोग कहते हैं ना
रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। लगातार 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 अगर पत्थर गुड़कता रहे तो वो भी गोल हो जाया करता है, और छेनी अगर लगातार 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 चलते रहे तो पत्थर भी प्रतिमा बन जाया करता है। अगर निरंतरता अपनी ओर से जारी रही तो कछुआ बाजी मार जाता है। एक सामान्य बुद्धि का इंसान भी अगर अपने आप में लगातार लगातार प्रयत्न करता रहे, आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे हम बचपन में कोई बहुत होशियार व्यक्ति नहीं थे। आप ये रहस्य जानकर आश्चर्य करेंगे हम कोई बचपन में कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी विद्वान या कोई तर्क सिद्ध व्यक्ति नहीं थे। मैंने 9वीं कक्षा सप्लीमेंट्री से पास की थी। यह स्थिति कि 9वीं कक्षा सप्लीमेंट्री से पास की थी, लेकिन 9वीं कक्षा जब सप्लीमेंट्री से पास की थी मैंने, तो उस परीक्षा के दौरान मेरे एक क्लास टीचर ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहा बेटा 2 मिनट रुकना। और जब मैं 2 मिनट रुका तो मेरे क्लास टीचर ने मुझसे कहा था बेटा तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था करता है। तुम्हारे पिता को लकवा मार चुका है, तुम 5 भाई हो, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ इसलिए बैठ करके चाय समोसा नहीं खाता पीता कि वो कहता है कि अगर मैं दोस्तों के साथ अगर पैसे यूं उड़ा दूंगा तो अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करूंगा। और तुम बेटा जो भाई अपने दोस्तों के बीच में अपने मौज मस्ती नहीं करता, तुम उसको यह परिणाम देते हो पढ़ाई का कि तुम सप्लीमेंट्री से पास होते हो। मेरे क्लास टीचर के द्वारा कही गई उस दिन की बात मेरी जिंदगी की आखिरी बात हो गई। मेरे जीवन का पहला शास्त्र, पहला मंदिर, पहली प्रेरणा बन गई। और उस दिन के बाद कभी भी फर्स्ट क्लास से पास होना चुल्लू भर पानी में डूबने के समान रहा। चुल्लू भर पानी में डूबने के समान रहा। इसलिए मैं रोज मेहनत करता हूं। मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। आप हमें देखकर ताज्जुब करेंगे। आप लोगों के बीच आते हैं, चल के आते हैं, पैदल चल के आते हैं, पैदल चल के जाते हैं, मेहनत करते हैं। आहार भी अपना खुद लेके आते हैं, अपने बर्तन खुद साफ करते हैं, अपना हर काम अपने हाथों से करते हैं। हमारा स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, आराधना, साधना, सब चीजें हमारी टाइम टू टाइम सिस्टमैटिक चलती रहती है। कोई भी चीज हमारी बाधित नहीं होती। मेहनत अगर आदमी नहीं करेगा तो आदमी जिएगा किस लिए? योग उन लोगों को करने की जरूरत पड़ती है जो कोई मेहनत नहीं करते। मजदूरों को न तो योग करने की जरूरत पड़ती है और न ट्राई का गोली खाकर के नींद लेने की जरूरत पड़ती है। वो तो अखबार बिछाते हैं और सो जाया करते हैं। हम लोगों को डनलप के गद्दे चाहिए हैं? अपन लोगों को डनलप के गद्दे चाहिए। वो तो ये बिछाया अखबार और सड़क पर भी सो गए, आराम से नींद आ गई। अभ्यास निरंतर आदमी का बना हुआ रहे। ऐसा हुआ एक दफा अर्जुन भीम को तलाशने के लिए निकला और ढूंढने लगा। तो भीम भैया कहां हो? ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते अचानक देखा कि वो रात थी, अमावस थी, कहीं हाथ से हाथ न दिखाई दे। और ढूंढते ढूंढते आवाज देते देते आखिर वो रसोई घर में पहुंचा। तो भीम ने कहा हां भैया मैं यहां हूं। अर्जुन जैसे तैसे रसोई घर में पहुंचा, हाथ को हाथ न सूझे। अर्जुन ने जाकर पूछा क्या कर रहे हो? बोले खाना खा रहा हूं। भूखड़ था ना, दिन भर माल खाने को चाहिए था। तो बोले कि खाना खा रहा हूं, भूख लग गई। बोले भूख लग गई? रात को अंधेरे में तुम खाते कैसे हो? तुम रात को खाते कैसे? तुम्हें जो तुम कौर खाते हो वो मुंह में जाता है कि नाक में? बोले नहीं भैया हर कौर मुंह में जाता है। बोले इसका राज क्या है? बोले रोज खाता हूं इसलिए रोज खाते खाते अभ्यास हो गया है। अर्जुन वहां से निकल कर आता है प्रेरणा लेकर और आधी रात को, अमावस के दिन आधी रात को तीर चलाना शुरू करता है। तीरों की आवाज आती है। गुरु जगकर आते हैं, पूछते हैं ये रात को, अंधेरी रात में तीर कौन चला रहा है? देखते हैं पास आकर तो देखते हैं कि अर्जुन तीर चला रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने तो तुमसे कहा नहीं था अंधेरी रात में तीर चलाने के लिए। अर्जुन ने कहा गुरुदेव भैया भीम से प्रेरणा मिल गई। जब भीम भैया अंधेरी रात में भी अगर भोजन कर सकते हैं तो ये अर्जुन अंधेरी रात में तीरों को क्यों नहीं साध सकता? और तब
गुरुदेव, मैंने भी सोचा मैं भी अंधेरी रातों में तीर चलाऊं, और जो आदमी गुरुदेव सोते हैं और छात्र जहां पर जग करके अपनी ओर से अभ्यास किया करते हैं, ऐसे ही बच्चे अपनी मेरिट लिस्ट में नाम लाया करते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ा करते हैं, ऐसे ही बच्चों का विकास हुआ करता है। कैरियर बनाने के लिए ध्यान रखो, जिस चौथे बिंदु को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हमेशा आदमी अपने आप पर भरोसा रखे, आत्मविश्वास रखे, अपने मन को कभी भी कमजोर ना होने दे, हीन भावना से ग्रसित ना होने दे। आत्मविश्वास से बढ़कर आदमी के जीवन की और कोई सहेली नहीं हुआ करती है। आत्मविश्वास आदमी के जीवन का सबसे प्रबल मित्र है। आत्मविश्वास ही आदमी के जीवन की प्रगति की सीढ़ी है। आत्मविश्वास में ही सारे कैरियर का राज छिपा हुआ है। अगर आप लोग याद कीजिए कि जब माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किन लोगों ने अपनी ओर से एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, क्या बच्चों आपको नाम याद है? हाँ, वेरी गुड, सुंदर। इनके लिए साधुवाद दीजिए ताली बजाकर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले दो व्यक्ति थे। एक का नाम था तेंजिंग और दूसरे का नाम था एडमंड हिलेरी। लेकिन आपको एक मर्म भरी बात यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले शुरुआत ही हिलेरी ने की, दूसरी दफा भी उसी ने शुरुआत की, तीसरी दफा भी उसने शुरुआत की, पर वो असफल रहा। तीनों दफा वो असफल रहा, मगर उसने हिम्मत ना हारी। और बताते हैं कि जब 3 दफा असफल होने के बाद न्यूजीलैंड में उसके सम्मान में एक पार्टी आयोजित की गई थी, तो पत्रकारों और संवाददाताओं ने उसे घेर कर पूछा था कि हिलेरी, आखिर तुम लगातार असफल होते चले जा रहे हो, क्या तुम इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया करोगे? हिलेरी ने एवरेस्ट की चोटी का चित्र देखते हुए कहा, ए एवरेस्ट, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं और अपने आप को भी देख रहा हूं। तुम्हारी समस्या को भी समझ रहा हूं और अपनी समस्या को भी समझ रहा हूं। लेकिन एवरेस्ट, याद रखना, माउंट एवरेस्ट तुम्हारी यह समस्या है कि तुम 29,208 फुट से ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन जो समस्या तुम्हारी है वो समस्या मेरी नहीं है। एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तुम मेरे नीचे होगे और मैं तुम्हारे ऊपर। और तब हिलेरी ने तेंजिंग की मदद ली और चौथी बार में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुआ। आत्मविश्वास आदमी का नहीं टूटना चाहिए। मैं सुनाना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति की कहानी कि जिस व्यक्ति ने 21 वर्ष की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा मगर हार गया। 24 साल की उम्र में उसने शादी की मगर सफल ना हुआ। 27 वर्ष की उम्र में उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। 32 वर्ष की उम्र में उसने व्यापार किया मगर फिर असफल रहा। 37 वर्ष की उम्र में उसने कांग्रेस पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। 42 वर्ष की उम्र में उसने सीनेट का चुनाव लड़ा, फिर परास्त हो गया। 47 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, फिर हार गया। लेकिन 52वें वर्ष में वही व्यक्ति अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ। अपने विश्वासों को मत खो, हर हाल में अपने आत्मविश्वास को अपने भीतर बरकरार रखो। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक सके। सब अपनी अपनी शक्ति को पहचाने कि ईश्वर ने अगर हम सब लोगों को जन्म दिया है तो इस धरती पर क्यों भेजा है। क्या एक पति की पत्नी बनकर के जीने के लिए हमें भेजा है? धरती पर आए हो तो कुछ फूल खिलाओ, धरती पर आए हो तो कुछ सृजन करो, धरती पर आए हो तो आने वाले कल का इतिहास लिखो। मरियल की तरह जिंदगी मत जियो। ताश खेल खेल करके अपनी जिंदगी को मत गुजारो। कैरम खेल खेल करके अपने टाइम पास मत करो। और केवल पापड़ बेल बेल कर घर में केवल डकारे मत लेते रहो। अपने विश्वासों को जगाओ, अपनी आत्मशक्ति को जगाओ, ध्यान धरो, योग करो, प्राणायाम करो और अपने भीतर पलने वाली हीन भावना की ग्रंथियों को निकाल फेंको, निराशाओं को निकाल फेंको। जीवन अगर प्रभु ने दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है, मरियल की तरह जीने के लिए नहीं दिया। एक रूटीन लाइफ मत जियो, कुछ करो।
कि जाएंगे, जाने से पहले कुछ करके जाएंगे। एक उद्देश्य बनाओ, बेहतर सपने देखो, बेहतर लक्ष्य बनाओ और बेहतर काम करो। याद कीजिए कि किस तरह से जाम्बवंत ने हनुमान से कहा था कि हनुमान, तुम अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचानो। अरे तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम पूरे लंका को पार कर सको, 7 समुद्रों को पार कर सको, फिर क्यों इस तरह से मरियल बनकर के बैठे हो? भगवान के काज के लिए निकले हो, भगवान का पवित्र कार्य करने के लिए निकले हो, मां सीता के सतीत्व का रक्षण करने के लिए निकले हो, और इस तरह से यहां निराश होकर बैठ गए। जब पता चल चुका है कि समुद्र के उस पार है मां सीते, तो यहां बैठकर तुम्हारा इस तरह उदास बैठ जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचानो। कौन नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम सबके संकट मोचन हो, और जब भगवान का काम पड़ गया तो तुम उदास होकर बैठ गए। अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करो, अपने भीतर अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को जागृत करो। तुम्हारे भीतर 3 त्रिलोकी के नाथ का अंश है, उसकी दिव्य किरण हम सब लोगों के भीतर व्याप्त है। निराशाओं को हटाओ, हताशाओं को हटाओ, और अपने जीवन में अपने आत्मविश्वासों को जागृत करो। ध्यान रखो, अपने कैरियर को बनाने के लिए 5वें बिंदु को भी ध्यान रखो, और वो ये है कि हमेशा अपनी ओर से अपना प्रेजेंटेशन बेहतर से बेहतर बनाओ। अपने प्रस्तुतिकरण को हमेशा बेहतर से बेहतर रखो। ऐसा नहीं कि जब आए आ गए, चले गए, यूं नहीं। अगर आप बेहतर कैरियर बनाना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंटेशन को, अपने प्रस्तुतिकरण को अच्छे से अच्छा बनाओ। अगर किसी से मिलते हो तो लगना चाहिए हम किसी से मिले हैं। कहीं आओ जाओ, उठो बैठो, आपकी मुहर वहां पर जरूर लगनी चाहिए। किसी के पास आधे घंटा बैठे और वहां से चले गए और वो हमें अगर याद न रख पाए तो वहां बैठना खाक छानना हो गया। अगर तुम किसी गली से गुजरे और तुम्हारे लिए समर्थन में अगर 1000 हाथ ऊपर न खड़े हो पाए तो तुम्हारा उस गली से गुजरना क्या हुआ? अगर हम गांधी मैदान में आप लोगों के बीच हैं और यहां रहकर अगर आपकी सेवा न कर पाए और अगर आपके दिलों को अगर न जीत पाए तो यहां पर हमारा आने का औचित्य क्या है? अपना प्रेजेंटेशन हमेशा बेहतर से बेहतर बनाओ। याद रखो, सामने वाले का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य केवल तुम्हारे प्रेजेंटेशन का है। सामने वाला क्या करता है इसका कोई मूल्य नहीं है। सामने वाला छोटा है या बड़ा, गौण। सामने वाला ऊंचा है या कर्मचारी, गौण। महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपनी ओर से उसके प्रति कैसा अच्छा या बुरा व्यवहार किया। कहीं भी जाओ ना, स्कूल भी जाओ ना, तो स्कूल जाते ही, कॉलेज जाओ तो कॉलेज जाते ही अपने गुरुजी के पांव छुओ। प्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपको। अगर आप कहीं नौकरी की तलाश में जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वहां प्रणाम कीजिए। आपका प्रणाम आपके प्रेजेंटेशन का, कैरियर का बेहतर चरण है। किसी से भी संवाद शुरू करने के लिए अगर सबसे पहला बेहतरीन तरीका है तो वो है प्रणाम। बड़े हैं, पांव छूने में संकोच मत खाओ, झुक जाओ। झुकते ही अगला आधा तो सिलेंडर हो जाता है। अगर किसी को गुस्सा आया हुआ है, आप जाइए और पांव छू लीजिए। आप, उसकी आधी शक्ति तो आप में आ गई है। जाइए, प्रेजेंटेशन सीखना है। देखिए, नंबर 1, चाहे नौकरी की तलाश में जाएं, चाहे आप नौकरी लग चुकी है तो अपने बॉस के यहां जाते हो, अपनी ऑफिस जाते हो, अपनी दुकान जाते हो, कहीं भी जाते हो, जैसे आप वहां जाकर के महावीर स्वामी जी, दादा गुरुदेव जी, महादेव जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे जाकर के प्रणाम करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती करते हैं। आज की दुनिया में ये जो बॉस होते हैं ना, ये भी आधे महादेव जी होते हैं। इसलिए गए, जाते ही, देखिए आपको ये तरीके बता रहा हूं, कैरियर बनाने के तरीके। जाते ही सबसे पहले प्रणाम कर दीजिए। प्रणाम करते उसके जी में जगह बन जाएगी, अरे वाह यार, ये लड़का तो बहुत सलीके वाला है। आते ही पांव छूता है। आपका कुछ घर का गया नहीं हो, कमर दुखती थी, उल्टी एक्सरसाइज हो गई, ठीक हो गई, पर अगले पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जब आप बात करें ना, हमेशा मुस्कुरा करके बात करें। हमेशा मुस्कुरा करके बात करें।
मुस्कुराकर बात करने से आपके हाव भाव बहुत अच्छे बन जाया करते हैं, और लटके चेहरे से अगर बात करेंगे तो आपके हाव भाव भी ऐसे होंगे जैसे सड़क पर ढेंचू ढेंचू करने वाले के हुआ करते हैं। मुस्कुराकर बात करो। सासू जी से, बहू जी से, घर आए मेहमान से लोग बड़े जबरदस्त होते हैं। बेटे घर में मेहमान आते हैं उनको तो कहते हैं आइए आइए पधारिए, आपके आने से एक पाव खून बढ़ गया। और घर में पत्नी को देखकर जब देखो तब झुंझलाते रहते हैं। भाई पड़ोस का बच्चा आ जाए तो कहते हैं आओ बेटा बैठो टॉफी खाओ, और घर का बच्चा आ जाए तो कान मरोड़ते हैं। भाई वो आपका टेंटू तो है, आपका बेटा आपका टेंटू तो है, पर वो आपका टट्टू नहीं है कि जो आप उसका जब देखो तब कान मरोड़ते रहें। वो टेंटू हो सकता है, वो टीटू हो सकता है, पर टट्टू नहीं हो सकता। जब आप औरों को प्यार दे सकते हैं तो मैं कहना चाहूंगा प्यार की शुरुआत औरों से नहीं होती, प्यार की शुरुआत अपने घर वालों से हुआ करती है। अपनी पत्नी को प्यार दीजिए, अपने पति को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। प्यार की शुरुआत अपने घर वालों से कीजिए। सबसे हिल मिलकर रहिए, मिठास से बोलिए, मुस्कुरा करके बात कीजिए। आपके हाव भाव को देखकर लगना चाहिए। अब जैसे एक आदमी जा रहा है, बोले साहब अच्छा जाऊं, तुम ऐसे बड़े जाओ, अरे यार कुछ तो मुस्कुराकर उसका अभिवादन करके उसको रवाना करो। तो दूसरी बात, हमेशा मुस्कुरा करके बात करो। तीसरी बात, हमेशा मिठास के साथ उसके साथ पेश आओ। चौथी बात, अपने हाव भाव हमेशा बेहतर रखो। पांचवी बात, अपने कपड़े हमेशा साफ सुथरे रखो। जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 ड्रेसें हो, भले ही 2 ड्रेस हो, लेकिन रोजाना धुलाई की हुई, प्रेस की हुई, साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनो। स्नान करके जाओ, बाल संवार कर जाओ, भूते और भूतनियों की तरह मत जाओ। उस तरह से मत जाओ। और हां, जब वापस वहां से निकलो ना, चाहे ऑफिस से निकलो या आपके घर कोई मिलने के लिए आया है उसको भी रवाना करो, तब भी ध्यान रखो जब वो जाने लगे खड़े होकर उसका अभिवादन जरूर करो। ऐसे नहीं वो निकल के जा रहा, बोले जाऊं, हाँ जा। आप ताज्जुब करेंगे, संबोधि धाम में एक सदस्य आकर रहते हैं, उनका नाम है धर्मपाल जी जैन। बहुत बड़े बैरिस्टर आदमी हैं। मैं उनको देखकर प्रेरित हुआ। वो वहां 2 महीना आकर रहते हैं, और उनकी बच्चियां, 2 बच्चियां जोधपुर में उनकी शादी की हुई है और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। एक तो यही यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की पत्नी है, एक जो बेटी है वो यहाँ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है। तो मैं देखता हूं कि वो जब बच्चियां उनके यहां आती हैं, और बच्चियों की भी जब बच्चियां आती हैं, अर्थात नाती दोईते भी अगर आते हैं, तो मैं देखता हूं वो व्यक्ति, देखो सीखो कैरियर बनाने का तरीका, अपना प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने का तरीका। मैं देखता हूं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी या उनके नाते दोईते आ गए हैं, तो वो व्यक्ति उनको बाहर लेने के लिए आ जाता है। और इतना ही नहीं कि जब वो रवाना होने लगते हैं तो उनको गेट तक पहुंचाने के लिए जाता है अपने नाते और दोईतों को। और तब मैं कहा करता था, देखो सीखो प्रेजेंटेशन आदमी का कैसा होना चाहिए। एक 80 वर्ष का एक बैरिस्टर आदमी भी अपने छोटे से छोटे नाते और दोईतों को भी इतना प्यार और सम्मान देता है। वहां पर नाते और दोईतों की 1 दफा नहीं 100 दफा आने की इच्छा हुआ करती है। 100 दफा आने की इच्छा हुआ करती है। तो अपने प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बनाओ, सबके प्रति विनम्रतापूर्ण रखो। अगर आप स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी जाते हो, कहीं भी कुछ करते हो, आपका प्रेजेंटेशन आपके कैरियर का बहुत बड़ा आधार बनेगा। ध्यान रखो, कभी भी घमंड मत रखो, घमंडी राम जी मत बनो। बहुत विनम्रता से सबके साथ पेश आओ। किसी की भी अकड़ दुनिया में रही नहीं है। विनम्रता से पेश आएंगे, आपकी बाजी आप जीत जाएंगे। गुस्से को अपने काबू में रखें, गुस्से को अपने काबू में रखें। अगर आपने अपने गुस्से को काबू में न रखा, आप अपने कैरियर को चौपट कर बैठेंगे। मैं जानता हूं एक ऐसे सज्जन को, जो सज्जन जिनको हम लोग प्यार से चोटी वाला कहते हैं, वो व्यक्ति बाड़मेर में जब ये जो वीडियोग्राफी करते हैं, वो चोटी वाला एक सज्जन था। वो की प्रवचनों की रिकॉर्डिंग किया करता था। बात हो गई, कुछ कह दिया सेठ को, ले रखना तो रख, नहीं तो छोड़ के चला जाता हूं। सेठ ने कह दिया चला जा।
अब आप ताज्जुब करेंगे, वो 6 महीने से उस व्यक्ति को वापस नौकरी न मिल पाई। यानी कि गुस्सा किया तो मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेके इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति अपन सब एक दूसरे से प्रेरणा लें, और प्रेरणा इसलिए से लेने के लिए कह रहा हूं कि गुस्सा अगर करेंगे आदमी अपने कैरियर को चौपट कर बैठेगा। मेरे अपने बड़े भाई हैं प्रकाश चंद जी साहब, एक दफा राजस्थान के बहुत बड़े मशहूर कवि हैं कन्हैयालाल जी सेठिया, है ना जी, जिनका गीत है धरती धोरारी। तो कन्हैयालाल जी सेठिया एक दिन हमारे पास आए और आकर कहने लगे, साहब प्रकाश चंद साहब कौन है? मैंने कहा साहब वो हमारे बड़े भाई हैं। बोले साहब मैं उनको नमन करने के लिए आया हूं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, आप उनके लिए पिताजी और दादाजी के समान हैं और आप कहते हैं नमन करने के लिए आया हूं। बोले साहब गजब हुआ कल तो। बोले क्या हुआ? बोले साहब कल मैं घर में झगड़ा हो गया था और मैं गुस्से में था, बहुत तेज गुस्से में था, और आपके भाई साहब का फोन आया और उनको सुबह मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजनी थी, पर वो गाड़ी ना भेज पाए। मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैंने सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया। मैंने अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया। उनको 50 गालियां दी होंगी, मगर धन्य है आपके भाई साहब को जिनको मैंने 50 गालियां दी, मगर फिर भी वो मुझसे उतनी ही सलीके, मिठास और विनम्रता से बोलते रहे। मुझसे उतनी ही विनम्रता से बोलते रहे। तो मैं उनको नमन करने के लिए आया हूं कि कोई व्यक्ति अगर घर में रहकर भी इतना शांत रहता है, अपने गुस्से को इतना काबू में रखता है, वो आदमी संत हुआ करता है। वो आदमी संत हुआ करता है। बेहतर कैरियर बनाने के लिए गलत सोहबत से बचो, गलत आदतों से बचो, गलत साहित्य से बचो। अगर गलत साहित्य पढ़ोगे जीवन में गलत संस्कार आएंगे, गलत दोस्त रखोगे तो गलत आदतें पड़ेंगी। गुटखा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सब आदतें आदमी की केवल गलत सोहबत और गलत साहित्य को पढ़ने के कारण हुआ करती है। मेरे यहां अभी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आए थे, मूर्तियों को बनाने में इतने निपुण कि मिट्टी और सीमेंट की इतनी देखते देखते एक दिन भर में पूरे भगवान की मूर्ति खड़ी कर देते, इतनी बेहतरीन। मगर वो आदमी इतना पियक्कड़ दिन भर में 200 रुपये कमाता और शाम को फूंक दिया करता। इस हिंदुस्तान के मजदूर लोग अगर पीना छोड़ दे तो हिंदुस्तान का भाग्य बदल जाए। आप कमाते होंगे 300 रुपये, पर वो 200 रुपये कमाकर मोटा खाता है, मोटी बाजरे की रोटी और दाल में और कांदे से खा करके अपनी रोटी गुजारा करता है। पर 200 रुपये कमाकर जाता है, शाम को 70 रुपये की शराब पी जाता है। उसका कैरियर चौपट है। वो अपनी जिंदगी भर केवल एक कारीगर, एक मजदूर बन करके जीता रहेगा। वो कभी